नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। दोस्तों, ये कहानी है अंकित और रवि की। अंकित और रवि दरअसल कज़न ब्रदर्स थे और ये एक दूसरे से बचपन से ही दो भाई बहुत पक्के फ्रेंड्स भी थे। अंकित रवि के मामा जी का लड़का था और रवि अंकित की मौसी का लड़का। तो ये अक्सर ना जब गर्मी की छुट्टियों में मिला करते थे तो बहुत एंजॉय किया करते थे। इनका एक आम का बगीचा था जो लगभग 2 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ था। और जब भी एक्चुअली में रवि के जो फादर हैं वो शहर में जॉब करते थे और अंकित के जो पिता हैं वो गांव में खेती किसानी किया करते थे। और जब भी रवि की गर्मी की छुट्टियां होती थी तो वो अपनी मम्मी और पापा के साथ और बड़ी दीदी के साथ अपने गांव, अपने ननिहाल, अपनी नानी के घर जाया करता था गर्मी की छुट्टियां बिताने, जैसा कि हम सब अधिकतर जाते हैं, है ना। अक्सर हम लोग गर्मी की छुट्टियां अपने मामा मामी चाचा चाची दादा दादी या नाना नानी के यहाँ ही जाते हैं गर्मी की छुट्टियां बिताने। तो ऐसे ही रवि भी अपनी गर्मी की छुट्टियां अक्सर बिताने अपने मामा के यहाँ, अपनी नानी के यहाँ जाया करता था। ये अंकित और रवि जो है ना, बचपन से ही दोनों भाई तो हैं लेकिन दोनों के बीच में जय वीरू टाइप की दोस्ती है। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और ये दोनों की जो एज है ना वो एज भी लगभग समान ही है। कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, जैसा कि हमारे स्कूल्स में होता है ना कि सब सेम एज वाले लोग मिलते हैं अधिकतर। कुछ ही लोग होते हैं जो हमसे 1 साल बड़े या छोटे होते हैं, वैसा ही इन लोगों का भी साथ था। और ये जब भी गर्मी की छुट्टियों में जब रवि अंकित के यहाँ आया करता था तो ये लोग बहुत एंजॉय करते थे, खेतों में घूमना और अपने आम के बगीचे से आम तोड़ना, है ना। तो ऐसे ही गर्मी की छुट्टियां लगने वाली थी और रवि की प्लानिंग हो जाती है और ये बात है लगभग सन 2012 की। तो रवि उस समय लैंडलाइन का दौर हुआ करता था। तो रवि के घर वाले जब कंफर्म करते हैं कि भैया अपने को इतनी तारीख को अब नानी के यहाँ चलना है, तो रवि बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अक्सर बचपन में ऐसा होता था ना कि जब हमें पता चलता था कि गर्मी की छुट्टियां लग चुकी हैं और अब इतनी तारीख को हम अपनी नानी के यहाँ जाएंगे, वहाँ पे हमारा भाई, हमारी बहन, हमारे मामा मामी सब मिलेंगे, तो यही चीज़ का एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा हो जाता था कि रात में नींद नहीं आती थी। ऐसा ही कुछ एक्साइटमेंट रवि के अंदर भी था। उसे भी रात में नींद ही नहीं आई जिस दिन निकलना था उसके 1 दिन पहले, और रात में काफ़ी लेट सोया वो। सुबह जैसे तैसे पापा मम्मी उठे और उन्होंने रवि को उठाया और बोले चलो तैयार हो जाओ, अब अपने को नाना नानी के यहाँ निकलना है। रवि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, तो रात में लेट सोया था, इसलिए सुबह उसकी नींद खुलने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। लेकिन जैसे उसने नाना नानी के घर जाने का नाम सुना तो वो तुरंत झट से उठ के खड़ा हो गया और तैयार होने चला गया। रवि, उसकी मम्मी, उसके पापा और बड़ी दीदी सब तैयार हो जाते हैं और ये लोग अपनी कार से निकल पड़ते हैं अपने गाँव का नाम मैं कुछ भी बता सकता हूँ, लेकिन क्या है, किसी की प्राइवेसी हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इस चक्कर में गांव को गांव ही रहने देते हैं, है ना। अब रवि के घर से जिस शहर में रवि के जो पिताजी हैं जॉब किया करते थे, वहाँ से इनके गांव का सफ़र लगभग कुछ 2 घंटे 2.5 घंटे का था। ये लोग आराम से अपनी कार से पहुँच जाते हैं अपने गाँव, और गाँव में पहुँच के वही सब पुराना माहौल, सब लोग मिलते हैं एक दूसरे से, चाय पानी नाश्ते का दौर चलता है। और रवि अपने भाई अंकित के साथ काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करता है, बताता है कि हमने साल भर ये किया, पढ़ाई ऐसी करी। और पता है, रवि और अंकित एक ही क्लास में है। रवि भी 9th क्लास में है और अंकित भी 9th क्लास में है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि रवि शहर में पढ़ाई करता है और अंकित अपने गाँव में ही रहकर पढ़ाई करता है। ये दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा समानताएं थी। तो ये दोनों एक दूसरे को अपनी साल भर जो इन्होंने किस्से जो कांड किए होते हैं वो भी बताते हैं और पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड भी बातें शेयर करते हैं एक दूसरे से। और फिर रवि बोलते हैं कि यार घोड़ा गाड़ी कहाँ है। दरअसल इनकी गांव में ना अच्छी खासी ज़मीन थी, लगभग 25-30 एकड़ ज़मीन थी, जिसमें से 2 एकड़ में था इनका आम का बगीचा। ये आम के बगीचे में जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे रवि और अंकित। अंकित अक्सर वहाँ जाया करता था, लेकिन ना अंकित के जो फ्रेंड्स थे
उनके भी गांव में अपनी खेत थे और खलियान थे। तो वो अंकित अपने फ्रेंड्स के बजाय रवि के साथ ना अपने आम के बगीचे में जाना ज़्यादा पसंद करता था। ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। अब जैसे ही रवि अंकित से पूछता है कि घोड़ा गाड़ी कहाँ है, चलते हैं फिर शाम को अपने आम के बगीचे तरफ घूम कर आएंगे। अंकित भी एक्साइटेड हो जाता है, हाँ यार अपन भाई चलेंगे। हाँ, और अंकित और रवि जाकर देखने लग जाते हैं अपनी घोड़ा गाड़ी को। इनके यहाँ घोड़ा गाड़ी रहती है और उस समय खैर 2012 में तो ज़माना काफ़ी आगे निकल चुका था, लेकिन ना गांव में अक्सर बैलगाड़ियों का और घोड़ा गाड़ी का ही यूज़ किया जाता था, क्योंकि गांव का माहौल ही कुछ अलग होता है। गांव में आप जब शहर की इतनी टेंशन भरी शहर मतलब दूर से देखने में कितना प्यारा लगता है, लेकिन ना जब आप शहर में रहने लग जाओ और वहाँ के चकाचौंध, वहाँ के खर्चे, वहाँ का मतलब सारा एटमॉस्फेयर में जब आप ढल जाते हो तब आपको समझ में आता है कि भैया गांव में ही सुकून मिलता है। सुकून की ज़िंदगी तो गांव की ही है। तो क्या होता है कि इसलिए लोग जब भी ना आप लोगों ने भी कभी नोटिस किया होगा कि आप कहीं कभी ट्रैवल कर रहे हो तो रास्ते में जब बस से ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो रास्ते में हमें ढेर सारे गांव दिखते हैं, और गांव को देखकर हमारे मन में एक अलग ही फीलिंग आती है कि यार सच्ची में गांव में ना एक घर होना चाहिए। मतलब जब भी हम अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो मन करता है कि ऐसी जगह में चले जाओ जहाँ पे ना कुछ ना हो, बस शांति हो। तो ऐसी ही जगह थी गांव, ऐसा ही गांव था अंकित और रवि का भी। ये लोग अपनी घोड़ा गाड़ी को बढ़िया से तैयार कर लेते हैं कि हाँ भाई, क्योंकि रवि और उसकी फैमिली लगभग 12:30 बजे तक के दोपहर में पहुंच जाते हैं गांव, और रवि और अंकित अपनी ढेर सारी बातों में इनको समय लग जाता है। खाना वाना खाते हैं, 2-2:30 बज जाते हैं। और खैर बच्चे तो बच्चे होते हैं, ये लोग कोई दोपहर में सोते तो है नहीं, तो ये लोग अपनी घोड़ा गाड़ी तैयार करते रहते हैं। और रवि जो है उसके पापा जी से बोल देता है कि पापा आज हम शाम को बगीचे जाएंगे आम के, मैं और रवि। तो इनके पापा बोलते हैं कि तुम अंकित दीदी को भी लेके जाओ, अंकिता दीदी को। तो अंकिता दीदी बोलती नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं पे रहना है, मामी के साथ मुझे ढेर सारी बातें करनी है। तो अंकिता दीदी वहीं रह जाती है। तो रवि और अंकित क्या करते हैं, अंकित बोलता है कि मौसा जी आप परेशान मत होइए, मैं और रवि जाएंगे। ठीक है। तो मौसा जी भी इनके रवि के जो पापा जी हैं वही बोल देते हैं कि अरे मुझे पता है तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो, भाई हो, जाओ एंजॉय करो। अब क्योंकि पापा की परमिशन मिल चुकी है और अंकित तो है ही अब घर का राजा, तो ये लोग अपनी घोड़ा गाड़ी निकालते हैं लगभग शाम को 5-5:30 बजे और पहुंच जाते हैं अपने आम के बगीचे। आम के बगीचे में जाते हैं तो वहाँ पे रवि को ढेर सारी कुछ नई नई चीज़ें दिखती हैं। मतलब कुछ पेड़ जो उसने लास्ट ईयर देखे थे जो छोटे हुआ करते थे, अब वो साल भर में काफ़ी बड़े हो गए हैं। और रवि बता रहा है अंकित को, यार ये पेड़ भी इतना बड़ा हो गया, ये लोग बातें कर रहे हैं। तो अंकित इन्हें सब बताता है रवि को कि हाँ भाई ये वाला पेड़ भी बड़ा हो गया है, और एक और पेड़ तेरे को दिखाता हूँ, जब तू और मैं लास्ट टाइम आए थे तब वो कितना ज़्यादा था, अब देख कितना बड़ा हो गया, उसमें फल भी आने लग गए हैं। तो ये लोग अपने बस आम के बगीचे में 2 एकड़ ज़मीन काफ़ी बड़ी होती है वैसे, तो बढ़िया टहलते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, है ना। और बहुत मस्ती मजाक इनका चल रहा होता है। तभी ना क्या होता है, रवि को अचानक इनसे लगभग 150-200 मीटर दूर एक औरत दिखाई देती है इन्हीं के आम के बगीचे में। क्योंकि ये लोग 5 बजे अपने घर से अपनी घोड़ा गाड़ी से निकल चुके थे और यहाँ पे अपना आम का बगीचा घूमते हुए देखते हुए इन्हें 1-1.5 घंटा हो गया था और समय हो रहा था लगभग 6:30-6:45 का। और गर्मी के दिनों को तो आप जानते हैं कि लगभग 7 बजे के बाद ही अंधेरा होता है। तो उस समय इतना अंधेरा नहीं था कि रवि को कुछ भ्रम हुआ हो। तो रवि एकदम से अंकित से बोलता है कि भाई वो आंटी कौन है जो अपने बगीचे में खड़ी है। तो अंकित भी एकदम से देखता है और अंकित भी उस औरत को देखता है। अंकित बोलता है कि पता नहीं यार, मैंने तो आज तक कभी ऐसा देखा नहीं। पर अंकित आवाज़ देता है उस औरत को, हेलो आंटी जी, ओ अम्मा, क्या कर रहे हो यहाँ पे। वो औरत कुछ नहीं बोलती और बस वहीं साइड में एक आम का बड़ा सा पेड़ होता है जिसके पीछे चली जाती है। अंकित को ये बात अजीब लगती है। रवि बोलता है भाई क्या मतलब मैटर क्या है, ये
कुछ रखवाली या फिर आम के बगीचे की जो मेंटेनेंस होता है उसके लिए तो नहीं रखा किसी आंटी को। अंकित बोलता है नहीं यार, ऐसा भी अगर कुछ होता तो मुझे पापा ज़रूर बताते, चल के देखते। रवि और अंकित पहुंचते हैं धीरे धीरे चलते चलते उस पेड़ के पास, और उस पेड़ के पास आवाज़ लगाते जा रहे हैं, हेलो आंटी, अम्मा कहाँ गई? पर रवि बोलता है कि वो पेड़ के पीछे गई थी। तो ये लोग उस पेड़ के पीछे जाकर देखते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता। लगभग 7:15 बज चुके हैं। इनकी यही सब बातें चलते रहती है, तो ये आराम से चलते रहते हैं। ये कभी कोई भी पहली बार में ऐसा क्यों सोचेगा कि नहीं यार ये कोई औरत की आत्मा होगी, ये चुड़ैल होगी, डायन होगी, है ना, भूत प्रेत होगी, है ना, ऐसा कोई नहीं सोचता। ऐसा ही रवि और अंकित के साथ भी था। ये लोग भी ऐसा कुछ सोच नहीं रहे थे और डरते डरते आगे नहीं बढ़ रहे थे। ये लोग एक दूसरे से बातें करते जा रहे थे और उस पेड़ की तरफ बढ़ते जा रहे थे। और वहाँ पे जाकर ये लोग देखते हैं कि उस पेड़ के पीछे कोई औरत नहीं है। अब रवि बोलता है कि अंकित भाई वो आंटी कहाँ चली गई? अंकित बोलता है यार पता नहीं। खैर चल, अब अंधेरा हो रहा है तो अपन भी यहाँ से निकलते हैं। ये लोग अपनी घोड़ा गाड़ी उठाते हैं और वहाँ से टब्बक 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 पहुँच जाते हैं अपने घर पहुँचते हैं। और बढ़िया से घर पे पहुँच के इनके जो मामा मामी हैं और मौसा मौसी जी हैं, ये सब पूछते हैं कि रवि और अंकित तुम तो काफ़ी देर से घूम रहे थे भैया, क्या क्या किया तुम लोगों ने? तो ये लोग बताते हैं कि हम लोग बगीचे में थे। और रवि बताता है कि मम्मा जो आम के पेड़ पिछले साल कितने छोटे हुआ करते थे अब तो बहुत बड़े हो गए हैं, फल आने लग गए उनमें, ऐसा वैसा, मतलब दुनिया भर की बातें इन लोगों ने बताई। लेकिन अंकित अपने मम्मी से पूछता है कि माँ हमने आम के बगीचे में रखवाली के लिए या फिर मेंटेनेंस के लिए कोई अम्मा को रखा है क्या? तो अंकित की मम्मी बताती हैं कि नहीं, ऐसा क्यों बेटा? नहीं, आज हमें अपने बगीचे में ना कोई औरत दिखी थी, सफ़ेद साड़ी पहने हुई थी और वो हमारी तरफ देख रही थी। हमने जब उन्हें आवाज़ दी तो वो पेड़ के पीछे गई और वहीं के वहीं गायब हो गई। तो अंकित की मम्मी को ये बात थोड़ी अटपटी सी अजीब सी लगती है। वो बोलती हैं कि नहीं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं रखा और तुम लोग वहाँ पे ज़्यादा शाम को मत जाया करो, होगी कोई गाँव की ही महिला होगी, तुम लोग ज़्यादा ध्यान मत दो और हो सके तो मत जाया करो शाम को, है ना, दिन दोपहर में चले जाया करो बेटा घूमने फिरने। तो अंकित और रवि बोलते हैं हाँ ठीक है। और धीरे से ना अंकित की मम्मी अंकित के पापा की तरफ इशारा करती हैं और अंकित के पापा अंकित को बोलते हैं कि बेटा शाम को ना आम के बगीचे में नहीं जाना। अंकित पूछता है अपने पिताजी से कि पापा पर ऐसा क्यों? तो उनके पिताजी बोलते हैं तुझसे जितना कहा है तो उतना समझ ले, ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो अंकित भी जब पापा ने बोली दिए तो भैया अब किसी की शामत थोड़ी ना आई है कि जो अपने पापा से आर्ग्यूमेंट करे, वो भी 9th क्लास में। तो अंकित कुछ नहीं बोलता है। ये लोग अपना खाना वाना खा के लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक फ्री हो जाते हैं और फिर अपने ही आंगन में, इनका घर जो होता है बहुत प्यारा होता है। गांव के घर ना बहुत प्यारे होते हैं, खप्पर वाले घर जो होते हैं ना बड़े प्यारे लगते हैं मुझे। वहाँ पे बीच में आंगन होता है, मतलब कई आंगन होते हैं, एक सामने होता है, एक बीच में होता है, एक पीछे होता है। बड़ा सा घर, हमारा भी गाँव में बड़ा सा घर है, तो बहुत अच्छा लगता है। और घर के साइड में हमारा मंदिर भी है। खैर इनके घर पर आते हैं, मैं अपनी कहानी में लग जाता हूँ और आप लोग सोचते होंगे कि ये कहाँ की बातें करता है। तो 9:30 बजे तक इन लोगों का खाना ख़त्म हो जाता है और अंकित और रवि अपने आंगन में टहलते टहलते एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और रवि बोलता है कि अंकित भाई, जब अपन ने मामा मामी से पूछा कि गांव में वो औरत के बारे में अपने आम के बगीचे में, तो वो अपने तेरे को इतना डांट क्यों रहे थे? अंकित बोलता पता नहीं यार, आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं और मैंने कुछ ऐसा सुना भी नहीं अपने बगीचे के बारे में कि वहाँ पे शाम के बाद नहीं जाना चाहिए। कभी पापा मम्मी ने ऐसा नहीं बोले, पता नहीं आज ही क्यों ऐसा कहा। रवि बोलते एक काम करे क्या, बढ़िया रात को 12:30-1 बजे जब सब सो जाएंगे तब अपन दोनों चुपके से अपनी घोड़ा गाड़ी निकालेंगे और चलेंगे आम के बगीचे। अंकित बोलता है पागल है क्या, शाम को जाने को मना किया पापा मम्मी ने और तू बोल रहा है रात के 12:30-1 बजे अपन आम के बगीचे में जाएंगे, तू पागल हो गया क्या रवि? रवि बोलता है भाई मज़ा आएगा ना, देख कितना अच्छा लग रहा था आम के बगीचे में अपने को, है ना, और वैसे भी अब वहाँ पर रखवाली करने के लिए वो अम्मा भी रहती है, तो अपने को किस बात का डर।
अंकित बोलता है यार पर मैं नहीं जानता, पापा मम्मी भी अगर रखे होते किसी अम्मा को रखवाली के लिए तो मुझे बताते, उन्होंने कुछ अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं किया उस औरत के बारे में, तो अपन कैसे क्या। रवि बहुत मनाता है अंकित को। अंकित बोलता है चल ठीक है यार भाई तेरे लिए कुछ भी, एक काम करते हैं 12:30-1 बजे तक सब लोग सो जाएंगे, उसके बाद अपन निकलेंगे बढ़िया नाइट में, मस्त माहौल रहता है गाँव का। अब जिस तरीके से ये लोग एक्साइटेड हो रहे हैं ना, मैं खुद भी एक्साइटेड हो रहा हूँ, क्योंकि मैं भी ना गाँव में रात भर बैलगाड़ी से बहुत घूमा हूँ और बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। बढ़िया अपनी बैलगाड़ी में मैं, मेरी बड़ी दीदी, मेरा छोटा भाई, है ना, तो हम लोग बहुत घूमा करते थे अपने भी गांव में। और यही काम अब करने वाले हैं इनकी घोड़ा गाड़ी में रवि और अंकित। 12:30-1 बजते हैं और रवि और अंकित ये अपने रूम में सोए रहते हैं, मतलब रहते हैं, इन सबके अलग अलग रूम होते हैं, तो रवि और अंकित अपने रूम में रहते हैं। तो ये लोग ना 12:30-1 बजे तक के टाइम पास करते रहते हैं मोबाइल में। कौन से मोबाइल में? उस समय छोटे वाले मोबाइल नहीं आते जिसमें स्नेक एंड लैडर्स खेलते थे, सांप वाला खेल, है ना, 2310 नोकिया का वो वाला मोबाइल हुआ करता था, है ना। तो अंकित के पास एक छोटा सा मोबाइल था, क्योंकि उसके पापा इस मोबाइल का यूज़ करते थे, तो रात में उसके पापा मोबाइल को रख दिया करते थे टेबल पे, तो वहाँ से ना अंकित धीरे से मोबाइल लाता था और उस पर वही गेम खेला करता था। तो अंकित और रवि अपना गेम खेलते खेलते 12:30-1 बजे तक के रात को टाइम पास कर लेते हैं। 1 बजे रात में ये लोग धीरे से अपना गेट खोलते हैं और चारों तरफ देखते हैं कि मामा, मामी, मौसी, मौसा जी, नाना, नानी सब सोए हैं कि नहीं। सब लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। ये लोग धीरे से जाते हैं, अपनी घोड़ा गाड़ी निकालते हैं और कुछ दूर तक के अपनी घोड़ा गाड़ी को धीरे 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 आगे बढ़ाते हैं, ताकि घर पर किसी को आवाज़ ना आए, किसी की नींद में कोई खलल पैदा ना हो। और कुछ दूर जाने के बाद ये अपनी घोड़ा गाड़ी चलाने लगते हैं स्पीड में, टपक टपक टपक। अब क्या होता है, थोड़ी दूर निकलने के बाद रवि बोलता है वाह यार भाई अंकित, कितना अच्छा लग रहा है गांव का माहौल, और देख कितनी अच्छी बात है, आज तो पूरा चांद भी खिला हुआ है। तो अंकित बोलता है हाँ, पूर्णिमा की रात में तो यार मज़ा ही आ जाता है घूमने में, क्योंकि अंधेरा ज़्यादा नहीं होता ना, तो थोड़ा डर भी नहीं लगता है। रवि बोलता है डर? डर किस बात का भाई? तो अंकित बोलता है भाई डर तो लगता ही है ना रात में। रवि बोलता है तू भी पागल है यार, ये गाँव में ना लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। अंकित बोलता है नहीं, यहाँ पे गांव में कई बार ऐसा होता है भाई, मैंने खुद सुना हूँ कि रात में ना कोई आदमी रोता है, हमारे गांव का एक चौराहा है तो वहाँ पे। रवि बोलता है तो चल उस चौराहे तरफ चलते हैं। अंकित बोलता है पागल है क्या भाई, अपन अपने बगीचे चलते ना चुपचाप। रवि बोलता है नहीं नहीं नहीं, अब तो चौराहे से होते हुए चलेंगे भाई। रवि की जिद के सामने अंकित कुछ नहीं करता। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे, भाई थे। अंकित घोड़ा गाड़ी मुड़ा देता उस चौराहे की तरफ। वो चौराहा कोई ऐसा नहीं कि बहुत सुनसान चौराहा था, इनके गांव में मार्केट लगा करता था और वहाँ पे ना सब दुकानें हुआ करती थी और वहाँ पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी खड़ी रहती थी, तो ये उस तरफ डाल देता है। रवि बोलता है ये जो आगे आने वाला चौराहा है, उस चौराहे की बात कर रहा था? तो अंकित बोलता है हाँ यार, वो चौराहा तो ऐसा लगता ही नहीं भूतिया टाइप का। अंकित बोलता है कई जगह जो होती है ना भूतहा होती है, पर हमें समझ में नहीं आता। अक्सर ना भूत प्रेत सुनसान जगहों पर ही पाए जाते हैं, लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन ना ये बीच मार्केट में आप लोगों के साथ भी खड़े हो तो आपको कैसे पता चलेगा? ये शक्तियाँ कुछ अलग ही होती हैं। खैर इनसे ना ही टकराइए तो अच्छा होगा। ये लोग पहुँचते हैं मार्केट पहुँचते हैं और मार्केट में पहुँच के रवि बोलता है भाई थोड़ा गाड़ी, अपनी घोड़ा गाड़ी रोक, इधर जो हैंडपम्प है मैं वहाँ से पानी पी लेता हूँ। अंकित बोलता है भाई वैसे ही अपन लेट हो रहे हैं और ना अगर पापा मम्मी की नींद खुल गई ना तो बहुत जूते पड़ेंगे रात को। रवि बोलता है भाई पानी तो पी लेने दे, अब तेरी गलती है, तूने पानी की बोतल नहीं रखी तो। अंकित बोलता है ठीक है पापा, गाड़ी रोकता हूँ। तो ये लोग अपनी घोड़ा गाड़ी रोकते हैं, वहाँ पे रवि हैंडपम्प हिलाता है और पानी पीने लगता है। वो पानी पीकर आता है और अंकित से बोलता है कि भाई यहाँ तो कोई कुत्ता भी नहीं रो रहा और तू बता रहा था कि यहाँ पे किसी आदमी के रोने की आवाज़ आती है। तभी ना क्या होता है, पीछे से हैंडपम्प चलने की आवाज़ आती है। रवि एकदम से चुप हो जाता है। अंकित क्योंकि घोड़ा गाड़ी में बैठा हुआ था, उसकी नज़र पड़ती है हैंडपम्प पर।
रवि बोलता है अंकित क्या हुआ? अंकित बोलता है भाई जल्दी से गाड़ी में बैठ। रवि बोलता है क्यों, क्या क्या हुआ? रवि ऐसे ही बोलते बोलते धीरे से पलटकर पीछे देखता है तो देखता है कि ये जो हैंडपंप है ना, ये अपने आप चल रहा है। इसमें से पानी भी निकल रहा है लेकिन कोई पी नहीं रहा। थोड़ा अजीब लगता है ना कि हैंडपंप अपने आप चलने कैसे लग सकता है। कई बार मैंने भी सुना है ये, मुझे भी इन सब चीज़ों पे भरोसा नहीं था। लेकिन ना हमारे भोपाल में एक रूम लिया था हम लोगों ने, वहाँ पर भी एक हैंडपंप था जिसको रात में कोई चलाता था। लेकिन जब भी हम खिड़की खोलकर देखते थे ना तो उस हैंडपंप के आसपास कोई नहीं दिखता था। हालांकि उस हैंडपंप से पानी नहीं आता था लेकिन अक्सर रात में उस हैंडपंप के चलने की आवाज़ हमें भी आती थी। ऐसे ही कुछ इन लोगों के साथ भी हो रहा था, लेकिन इनके हैंडपंप से पानी निकल रहा है। रवि ये देखकर एकदम से डर जाता है। रवि बोलता है अंकित भाई ये क्या है? अंकित बोलता है बैठना भाई गाड़ी में। अंकित और रवि अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठते हैं और सटाक से ने वहां से अपनी घोड़ा गाड़ी आगे बढ़ा लेते हैं। अब डर धीरे धीरे इनके मन में जगह बना रहा है, क्योंकि उस आदमी के रोने की आवाज तो इन्हें नहीं आई, लेकिन एक हैंडपंप ने इन्हें हिला दिया। ये अब ये सोच रहे हैं कि गांव में अपने गांव के आम के बगीचे में जाए या ना जाए। थोड़ी आगे निकलते हैं और अंकित और रवि एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। अंकित बोलता है क्या हुआ रवि, चुप क्यों हो गया? रवि बोलता है भाई मैंने पहली बार देखा हूँ अपनी लाइफ में ऐसा कुछ जो मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा यार। वो हैंडपंप अपने आप कैसे चल रहा था? अंकित बोलता है भाई ऐसा ही तो होता है यहाँ। हालांकि ये हैंडपंप वाला तो पहली बार मैंने भी देखा है, लेकिन मैं भी रात में नहीं निकलता हूँ तो मुझे ये सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता और इन सब चीज़ों को जानने की मैं कभी कोशिश नहीं करता क्योंकि फालतू में मन में वहम भ्रम होते हैं इससे। लेकिन ना अब मैं वहाँ पे डर गया था, लेकिन अब टेंशन मतलब अब अपन उस चौराहे से काफ़ी दूर आ गए हैं। अब बता अपने आम के बगीचे चले? रवि हाँ भाई हाँ, आम के बगीचे चले ना। रवि बोलता है भाई मेरी तो हिम्मत ही नहीं कर रही अब। अंकित बोलता है यार देख यार, अब तेरे चक्कर में रात में इतना रिस्क उठाया है, घोड़ा गाड़ी निकाली, घर वालों के जूते पड़ने के भी काफ़ी आसार समझ में आ रहे हैं और रात के 1:45 बज रहे हैं। अब तो यार मेरा मानना है कि एक राउंड तो अपन बगीचे का मार कर आते ही हैं। क्यों? क्योंकि अब इतना रिस्क लिया है तो घूमना तो बनता है। रवि बोलता है हाँ यार भाई मैं भी काफ़ी वो हैंडपंप को देख के डर गया था, चलते हैं उधर ही अच्छा लगेगा। इनका मन थोड़ा हल्का होता है और ये लोग निकल पड़ते हैं अपने आम के बगीचे की तरफ। आम के बगीचे में पहुंचकर ये अपनी घोड़ा गाड़ी वहाँ खड़ी करते हैं। लेकिन ना जब अपने बगीचे के अंदर ये घोड़ा गाड़ी डाल रहे होते हैं तो ये जो घोड़ा होता है ना, ये साफ साफ मना कर रहा होता है, ये अंदर जाने से मना कर देता है। ऑब्वियस सी बात है, घोड़ा बोलकर तो नहीं बताएगा। लेकिन ना जब अंकित उसे आगे चलने के लिए जो भी लकड़ी वकड़ी मार रहा था और बोल रहा था कि भैया आगे चल, तो ये जो घोड़ा है साफ साफ बगीचे के अंदर जाने से मना कर देता है, जो कि अंकित को समझ में आ जाता है। रवि बोलता है कि भाई ये घोड़ा अंदर क्यों नहीं जा रहा, अपने खेत की तरफ क्यों नहीं जा रहा? अंकित बोलता है पता नहीं यार ऐसा क्यों, आज मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। तो इनकी घोड़ा गाड़ी में रखी होती है किसान टॉर्च बहुत ज़्यादा भैया, बहुत प्यारा लाइट होता है उसका, बहुत स्ट्रांग लाइट होता है। तो अंकित बोलता है छोड़ इसको, यहीं पे खड़ा करते हैं, अपन अपनी किसान टॉर्च उठाते हैं और फिर घूमेंगे। अब इन्हें दिख रहा है अपना 2 एकड़ में फैला हुआ आम का बगीचा, जिसमें पूर्णिमा की रात है तो चांद की रोशनी भी धीरे धीरे उन जगहों पर आ रही है जहाँ पर पेड़ों की छाया भी पड़ रही है और जो जगह खाली पड़ रही है वहाँ पे चंद्रमा की रोशनी भी आ रही है। इमेजिन कीजिए, क्योंकि अभी हम हॉरर स्टोरी सुन रहे हैं तो ये डरावना लग रहा है, लेकिन अंकित और रवि की नज़र से देखें तो इन्हें बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है कि भैया रात में घूम रहे हैं अपने बगीचे में, मज़ा आएगा। खैर अब ये लोग ना
अपने घोड़ा गाड़ी को वहीं पे खड़ी करते हैं और पैदल पैदल निकल रहे होते हैं। तभी इनका घोड़ा जो है ना हिनहिनाता है और इन्हें भी वहाँ अंदर जाने से कुछ इशारे कर रहा होता है कि मत जाओ। अक्सर लोग बताते हैं ना कि भूत प्रेत आत्माओं की मौजूदगी का एहसास इंसान से पहले इंसान को कहाँ होता है। इंसान के साथ तो दुर्घटनाएं होती हैं, घटनाएं होती हैं, उसके बाद उसे पता चलता है कि नहीं वो जगह गलत थी, वहाँ पे कोई साया था। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जो जानवर होते हैं ना, स्पेशली घोड़ा हो गया, कुत्ता हो गया, जानवर अपने गाय बैल हो गए, है ना, इन्हें अक्सर ऐसी शक्तियों की मौजूदगी का एहसास साफ साफ हो जाता है। और मैंने तो ये भी सुना है कि जो जानवर होते हैं उनके अंदर ये भी शक्ति होती है कि वो इन शक्तियों को देख सकते हैं। अंकित और रवि क्योंकि 9th क्लास में थे, उन्हें इतना नॉलेज था नहीं और वो अपने घोड़े की इस चेतावनी को अनसुना करते हुए या उसे समझ ही नहीं पाए ये लोग, और ये निकल पड़ते हैं अपने आम के बगीचे की तरफ। बगीचे में जैसे जैसे ये लोग अंदर जा रहे थे, बगीचा बहुत ज़्यादा सुनसान सा लग रहा था। किसी भी चीज़ की, किसी भी चिड़िया की, खैर रात में कौन सी चिड़िया आवाज़ करती है, लेकिन ना तभी इन्हें जैसे ये थोड़े अंदर 100 मीटर अंदर जाते अपने आम के बगीचे में, इन्हें किसी के गुर्राने की आवाज़ आती है। रवि बोलता है भाई अंकित यहाँ पे कुत्ता उत्ता बांध के रखा है क्या? अंकित बोलता है नहीं भाई ये कुत्ते की आवाज़ नहीं लग रही, ये तो कोई शेर वेर टाइप की आवाज़ लग रही है भाई। रवि बोलता है भाई चलते हैं यहाँ से, मेरे को डर लग रहा है। अंकित बोलता है पागल है क्या, शेर कहाँ से आएगा यहाँ पे, चल चुपचाप देखते हैं, कोई भेड़िया हुआ तो। रवि ऐसा बोलता है। अंकित बोलता है अगर कोई भेड़िया हुआ तो अपन उसके मुंह पर टॉर्च का लाइट मार देंगे, मैंने सुना है कि लाइट से ये लोग डरते हैं। कर दी ना बचपने वाली बात इन लोगों ने। खैर अगर कोई जानवर होता तो डरता, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही था। ये लोग बातें करते करते इधर उधर देखते देखते पहुंच जाते हैं उसी पेड़ के पास जहां पर ये औरत गायब हुई थी। धीरे से रवि बोलता है भाई ये तो वही पेड़ है ना जहां पे वो औरत हमें दिखी थी। अंकित बोलता है हाँ ये वही पेड़ है, और पता नहीं वो अम्मा यहाँ से कहाँ चली गई। मुझे लगता है कि यहाँ पे ना कहीं कोई झोपड़ी उपड़ी बना के रह रही होगी वो। तभी ना बात करते करते क्या होता है कि रवि और अंकित उस पेड़ के नीचे खड़े होते हैं, और ना अंकित की जो टी शर्ट होती है ना उस पर एक बहुत ही तरल पदार्थ गिरता है। अंकित जैसे ही अपनी टी शर्ट पर देखता है, भाई बोले ये क्या है गिर रहा है। रवि बोलता है भाई गोंद टाइप का कुछ लग रहा है। तो इन दोनों की नजर पड़ती है ऊपर, और जैसे ही ये लोग ऊपर देखते हैं वहां पर वही बूढ़ी औरत सफेद साड़ी पहने हुए डरावनी आंखों से इन दोनों की तरफ मुंह फाड़े हुए देख रही थी। ऐसे देख रही थी जैसे इन्हें कच्चा चबा जाएगी। और तभी वो औरत कहती है आ गए बेटा, बहुत भूख लगी थी, आधी रात को इतना स्वादिष्ट भोजन मिल जाएगा पता ही नहीं था। जैसे ही रवि और अंकित देखते हैं ऊपर और उस औरत की आवाज सुनते हैं, ये दोनों बहुत तेज से चिल्लाते हैं और वहां से दौड़ते हुए भागते हैं अपने घोड़ा गाड़ी की तरफ। जैसे ये लोग घोड़ा गाड़ी की तरफ दौड़ रहे होते हैं, पीछे पलट कर देखते हैं तो वो औरत बहुत ही रफ्तार से इनकी तरफ बढ़ रही होती है। वो औरत दौड़ नहीं रही होती, लेकिन फिर भी उसकी रफ्तार, मतलब उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये अंकित और रवि के बहुत पास आते जा रही है। लेकिन जैसे तैसे अंकित और रवि अपनी घोड़ा गाड़ी पर जैसे ही पहुंचते हैं तो इनका जो घोड़ा होता है बहुत जोर से हिनहिनाता है, और जैसे ही ये उस घोड़ा जो है इनका हिनहिनाता है, ये लोग पीछे पलट कर देखते हैं तो वहां पर कोई औरत नहीं थी, कुछ भी नहीं था। रवि और अंकित बोलते हैं भाई ये क्या था। रवि डर के मारे रोने लग जाता है। अंकित बोलता है तो घबरा मत, हम लोग यहाँ से जल्दी निकलते हैं। ये जैसे ही जाते हैं अपनी घोड़ा गाड़ी पर बैठने के लिए तो देखते हैं कि उस घोड़ा गाड़ी के अंदर थी वो औरत, और उसे देखकर ये दोनों डर के मारे पीछे हटते हैं और वहीं पर गिर जाते हैं। ये लोग बोलते हैं हमें छोड़ दो अम्मा, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हम तो तुम्हारे बच्चे जैसे, अम्मा प्लीज, अम्मा प्लीज। कि तभी वहां पे
एक घंटी के बजने की आवाज़ आती है और ये दोनों जो अम्मा से, उस औरत से, उस आत्मा से अपनी जान की भीख मांग रहे होते हैं। अपनी आंखें बंद करके ये लोग एकदम से चुप हो जाते हैं। जैसे इन्हें उस घंटी की आवाज़ आती है ना, ये घंटी जो होती है ना, मंदिर की घंटी जो होती है ना, उस टाइप की आवाज़ थी। लेकिन ना इनके उस आम के बगीचे के आसपास कोई भी किसी भी तरह की घंटी या फिर कह सकते हैं किसी भी तरह का मंदिर नहीं था। लेकिन ये घंटी की जो आवाज़ है, भगवान की घंटी की, मंदिर की घंटी की आवाज़ साफ साफ सुनी है रवि और अंकित ने। और जैसे उन्हें इस घंटी की आवाज़ आई थी तभी ये लोग अपनी जान की भीख मांगना बंद करते हैं और चुप हो जाते हैं। लगभग 2-3 मिनट चुप होके ये लोग धीरे से अपनी आंखें खोल के देखते हैं तो घोड़ा गाड़ी में ना कोई औरत थी, ना आसपास कोई औरत। अंकित बोलता है, रवि उठ जल्दी से। और ये दोनों पहुंचते हैं अपनी घोड़ा गाड़ी के अंदर और वहाँ से घोड़ा गाड़ी को मुड़ाते हैं और बहुत ही स्पीड से पहुँचते हैं अपने घर जैसे ही पहुँचते हैं, क्योंकि ये लोग इतने डरे थे ना, तो इन्हें इन सब चीज़ों का लगभग रात के 3:30 बज रहे है ना। और जैसे ये लोग घर पहुँचते हैं, ये लोग इतनी ज़्यादा डरे हुए थे कि इन्हें इनके दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं आया कि भैया घर पे सब सो रहे हैं और हम लोग चुपके से निकले थे तो हमें घोड़ा गाड़ी चुपके से लगानी है अंदर और शांति से जाके अपने घर पर सो जाना है। नहीं, क्योंकि इन लोगों के साथ अब 2 बार इतनी भयानक घटनाएं। पहला इंसिडेंट वो हैंडपंप का हिलना, दूसरा बार आम के बगीचे में उस औरत का दिखना हो गया है। तो अब ये बहुत ज़्यादा डर चुके हैं और जैसे तैसे ये जाकर अपनी घोड़ा गाड़ी लगाते हैं। घोड़े की आवाज़ सुनकर अंकित के पापा मम्मी की नींद खुल जाती है और इसके नाना नानी की भी नींद खुल जाती है। किस्मत इनकी अच्छी थी कि जो रवि है उसकी मम्मी और उसके पापा गहरी नींद में सोए थे और इनकी नींद नहीं खुली थी। जैसे ये लोग घोड़ा गाड़ी की आवाज़ सुनते ये लोग जाग जाते और दरवाज़ा खोलते हैं और दरवाज़ा खोल के देखते तो सामने अंकित और रवि खड़े होते हैं। पहले तो अंकित को पड़ता है एक जोरदार चाटा और फिर उसके पापा बोलते हैं, क्या हुआ? अंकित बोलता है, रवि की तो हालत दिख ही रही थी कि वो कुछ बताने लायक नहीं। अंकित सारी बातें बताता अपने घर पर। इसके नाना नानी भी बहुत चिल्लाते हैं कि अंकित, तुझे तो पता होना चाहिए कि रात में इस समय अपने गांव में बाहर नहीं निकलना चाहिए था, फिर भी तू रवि को बाहर क्यों लेके गया? अंकित अपने नाना नानी पापा मम्मी से रो रो कर बोल रहा होता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। पर मम्मी, मैं बहुत डर गया हूं, मुझे बहुत डर लग रहा है। अंकित की मम्मी अंकित और रवि को संभालती हैं, इन्हें बोलती कि बेटा हाथ मुंह धो लो और आ जाओ, इधर सो जाओ शांति से, सुबह हम उठ के मंदिर जाएंगे। इनकी मम्मी पापा इन्हें जैसे तैसे शांत करते हैं और सुलाते हैं अपने पास में। और सुबह उठकर ये सारी बातें पता चलती है रवि के पापा मम्मी को भी और उसकी बड़ी दीदी को भी। ये भी रवि को बहुत डांटते हैं, लेकिन अंकित के पापा मम्मी बोलते हैं कि हमने इनकी पूरी कार्रवाई कर ली है, जो भी डांटना पीटना था रात में ही हो चुका है, तो प्लीज़ अब इन्हें मत डांटो, बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए हैं। हम सब तैयार होकर अब अपने बड़े मंदिर चलते हैं और बड़े मंदिर में जाकर पंडित जी से बात करते हैं। ये सब इसके घर वाले तैयार होते हैं और पहुंचते हैं बड़े मंदिर। रात को बड़े मंदिर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मंदिर का माहौल भी काफ़ी अलग था। आज मंदिर में पूजा समय से बहुत पहले ही हो चुकी थी। पंडित जी को जब अंकित के और रवि के पापा मम्मी सारी बातें बताते हैं तो पंडित जी बोलते हैं कि अच्छा, तभी मैं सोचूं कि आज हमें सुबह इतनी जल्दी पूजा क्यों करनी पड़ी। अंकित के पापा मम्मी पूछते हैं, हाँ हम ये भी पूछने वाले थे कि आज मंदिर में इतनी जल्दी पूजा पाठ कैसे हो गए। तो पंडित जी बताते हैं कि दरअसल ना रात को 3 बजे मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी थी। जिस समय आप बता रहे हैं कि आपके बच्चे उस सफ़ेद साड़ी वाली औरत का सामना कर रहे थे, ठीक उसी समय हमारे मंदिर की घंटियां बज रही थी। अब इनके गांव का जो बगीचा है वो गांव के एक कोने में है और ये जो मंदिर है बड़ा मंदिर गांव के दूसरे कोने में, पूरब पश्चिम वाली बात है। इन लोगों को जो घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही थी ना, ये बड़े मंदिर की घंटी की थी।
पंडित जी बताते हैं कि आप लोगों के जो अच्छे कर्म रहे ना, आप लोगों पर जो आपके कुल देवता रहे ना, इनके जो कुल देवता थे यही बड़े मंदिर वाले थे, तो उन्होंने ही आपके बच्चों की कल रात में उस प्रेत आत्मा से जान बचाई है। रात के 3 बजे, क्योंकि पंडित जी भी मंदिर में ही रहा करते थे, तो उन्हें भी ये बात अजीब लगी कि रात के 3 बजे अपने आप मंदिर की घंटियां कैसे बज रही है, जबकि उस समय वहां पर कोई आंधी, कोई तूफान, कोई हवा का झोंका तक नहीं चल रहा था। पर यह था कि इन दोनों बच्चों की पर जो मुसीबत आने वाली थी उसे बचाने के लिए साक्षात इनके जो भगवान हैं वो सामने आ गए थे। पंडित जी बोलते हैं कि आपको डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं मंदिर का माहौल, आपकी जान, आपके बच्चों की जान, आपके बच्चों पर, आपके परिवार पर, आपके कुल देवता की बहुत बड़ी कृपा है। फिर भी आप शांत हो जाइए, टेंशन मत लीजिए। आपके बच्चों के लिए हम एक छोटी सी पूजा कर देते हैं। एक छोटी सी पूजा कर देते हैं, बच्चों को तिलक लगाते हैं, हाथ पर कलावा बांध देते हैं और बच्चों को बोलते हैं कि बेटा आज के बाद ना बड़े बुजुर्ग जो बताते हैं ना उन चीज़ों पर ध्यान दिया करो। ये शरारतें मस्ती ना कभी कभी काफ़ी भारी पड़ जाती है। वो तो तुम्हारे कुल देवता का तुम्हारे ऊपर नज़र रहती थी, तुम्हारे माँ बाप तो सो रहे थे, लेकिन तुम्हारे कुल देवता ने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से तुम उस औरत से बचे। और पंडित जी ये बताते हैं कि हाँ, ये जो सफ़ेद साड़ी वाली औरत है ये अक्सर आम के बगीचों में पाई जाती है और पिछले 1 महीने के अंदर ही लगभग 5 से 7 लोगों को ये औरत दिखाई दी है अपने अपने बगीचों पे। इसका मतलब ये नहीं कि खाली रवि और अंकित के आम के बगीचे के इनका आम का जो बगीचा था ना, खाली वहीं पर वास करती है, ऐसा नहीं था। ये औरत अपना, या कह सकते हैं कि ये जो प्रेत आत्मा है, ये जो बुरी शक्ति है, ये अपना ठिकाना लगातार बदलती रहती है, लेकिन ये अधिकतर पाई जाती है आम के बगीचों में। कई लोगों ने इस औरत को देखने के बाद यहाँ पे मंदिर में आके पंडित जी को ये सारी बातें बताई। खैर, रवि और अंकित की किस्मत बहुत अच्छी थी कि जो उनके कुल देवता उन्हें बचा लिए, वरना इनके साथ अगर खेल हो जाता ना गलती से, तो इन सब चीज़ों का ना असर अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। इंसान की जान क्या, उनके परिवार की जान तक खतरे में पड़ जाती है इन सब शक्तियों के कारण। इसलिए मैं भी अक्सर आप लोगों से यही कहता हूँ कि जितना हो सके इन चीज़ों को सुनिए एंटरटेनमेंट के हिसाब से, लेकिन ना इन्हें ट्राई मत कीजिए कभी, इन्हें ललकारिए मत, इन्हें चैलेंज मत कीजिए। आपको भगवान को देखने की इच्छा क्यों नहीं जाहिर होती है? भगवान को देख लीजिए। भूत प्रेतों को, आत्माओं को देखने में आपको क्या मिलेगा? अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार के बारे में हमेशा सोचेंगे, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में आपको पता रहेगा, तो अक्सर आप इन सब चीज़ों से दूर ही रहेंगे। और गलती से कभी इन सब चीज़ों के फेरे में आ भी गए तो फिर आपके कुलदेवी देवता, आपके भगवान तो आपके साथ ही हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये भगवान की पूजा करो, वो भगवान की पूजा करो, इन्हें मानो, उपवास करो, ये खाओ, वो मत खाओ, ऐसा कुछ नहीं कहता। जो भी कर रहे हो सच्चे दिल से, अगर 2 अगरबत्ती भी लगा रहे हो भगवान जी के सामने, तो सच्चे दिल से प्रार्थना करो। किसी मंत्र में, किसी भी चीज़ में इतनी शक्ति नहीं होती जितनी सच्ची प्रार्थना में, सच्चे दिल से कही गई बात में जितनी शक्ति होती है। सच्चे दिल से पुकारोगे तो तुम्हारे भगवान तुम्हारे पास रहेंगे। अपने भगवान पे भरोसा करना, अटूट श्रद्धा इसे ही कहते हैं। भले ही आपको कोई मंत्र कुछ भी याद ना हो, लेकिन अगर आप अपने भगवान से कम्युनिकेट करते हो, उनसे बातें करते रहते हो, अपनी मन की बातें उन्हें अक्सर बताते रहते हो, तो वो भी आपकी पीड़ा, आपका दुख दर्द समझते हुए आपके साथ हमेशा रहते हैं। चलिए, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अगर मेरे चैनल पर नए आए हो, तो अगर ये कहानी पसंद आई हो तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आप कहाँ से कहानी सुन रहे हैं। और अगर आपके पास भी ऐसी ही कुछ कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं उसमें, या फिर कहते हैं कि डीएम कर सकते हैं मुझे, है ना। और आगे अपना ख्याल रखिए और अपने भगवान पर हमेशा भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए। अच्छा समय है, बुरा भी समय आएगा, और बुरा समय जाएगा, फिर अच्छा समय आएगा। तो अपने को खाली कर्म करते रहने का है ना, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। ऊपर वाला जो है सब देखते हैं और सबके साथ बराबर हिसाब किताब रखते हैं, सबका बराबर इंसाफ होता है। तो दोस्तों, मैं तो बहुत सारी ज्ञान की भरी बातें आपको दे देता हूँ दिमाग पे, लेकिन ना प्लीज़, अगर आपको काम पसंद आए
तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कहानी कैसी लगी। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके बता सकते हैं, या फिर आप कमेंट करके मुझसे मेरा नंबर ले सकते हैं। मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, आप व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके अपनी स्टोरी मुझे भेज सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में, तब तक बने रहे मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त अमन शुक्ला और अक्सर लाता रहता हूं डरावनी कहानियां। धन्यवाद।